एसोफेगस हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या हो रहा था कि गर्ड के बाद क्या कंडीशन आ रही थी बैरेट्स एसोफेगस में, जिसमें स्क्वेमस का मेटाप्लेसिया हो गया टू द कोलमनर, ठीक है। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो एसोफेजियल ट्यूमर्स होंगे, ठीक है, एसोफेजियल ट्यूमर्स, जिसमें जो गर्ड की वजह से और बैरेट एसोफेगस की वजह से जो ट्यूमर डेवलप होता है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है, मेनली एडिनोकार्सिनोमा होता है। लेकिन दो ट्यूमर्स हम पढ़ेंगे, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसमें से जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो हमारे पास जो है ना बैरेट एसोफेगस की वजह से इतना डेवलप नहीं होता, लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा है ना वो बैरेट एसोफेगस की वजह से डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि हम इनमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो मैंने आपको बताया कि बैरेट एसोफेगस या एसोफेजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस की वजह से डेवलप होता है, ठीक है। एडिनो मींस रिलेटेड टू ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स की वजह से, जो ग्लैंड्स में कैंसर होगा उनकी वजह से मेनली, ठीक है। और हमारे पास जो है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, ये डिस्टल एसोफेगस में होता है, लोअर एसोफेगस में होता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे ही हमारे पास एक्चुअली बैरेट एसोफेगस की कंडीशन आ रही थी। तो एडिनोकार्सिनोमा लोअर एसोफेगस में डेवलप होता है, जबकि अगर हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करें तो उसका जो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होती है, या एक्लेजिया कार्डिया होता है, ठीक है। अल्कोहल, स्मोकिंग या एक्लेजिया कार्डिया की वजह से जो कार्सिनोमा डेवलप होता है उसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा होता है उसके बारे में हमने बात की कि बैरेट एसोफेगस की वजह से डेवलप होता है। इसके अलावा जो बात याद रखनी है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो लोअर एसोफेगस में नहीं होता, बल्कि वो कहाँ पे होता है, मिड एसोफेगस में होता है, ठीक है। एसोफेगस के जो मिड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे अगर कैंसर आप देखेंगे ना तो वो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। और हमारे पास इनमें क्या डिफरेंस है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्टली जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब 50 ईयर्स से ज़्यादा वाले जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन एडिनोकार्सिनोमा जो है वो हमारे पास 40 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है। मतलब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा थोड़ा सा बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखना है कि यूएस में हमारे पास जो कि याद करने वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन यूएस में हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इतना कॉमन नहीं होता जितना एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडिनोकार्सिनोमा के बारे में कि तो सबसे पहले उन्होंने लाइन जो हाईलाइट की है वो यही है कि एडिनोकार्सिनोमा जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड या बैरेट एसोफेगस की वजह से डेवलप होता है। उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके अंदर डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो गया होता है, ठीक है, डिस्प्लेजिया होना शुरू हो गया होता है, क्योंकि डिस्प्लेजिया की वजह से ही आगे हमारे पास कैंसर डेवलप होता है। या उन लोगों के अंदर जो ओबीज होते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, जो हमने चीज़ें पढ़ी थी पीछे, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल वगैरह यूज़ वगैरह जो करते हैं, ओबीज होते हैं, उनके अंदर ये मोस्टली होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है मैन में ज़्यादा कॉमन होता है, 7 टाइम्स मोर कॉमन इन मैन होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, यूएस में हमारे पास ज़्यादा होता है, ठीक है। बस इस पैराग्राफ में हमने यही देखना था। उसके बाद हम पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। तो पैथोजेनेसिस इसकी यही है कि हमारे पास जेनेटिक या एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से जो है ना हमारे पास क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोग्रेशन हो जाती है बैरेट एसोफेगस की टू द एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें हमारे पास थोड़ी सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, TP53 में म्यूटेशन आती है, ठीक है, मतलब P53 वगैरह में, जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ वो ये है कि RB प्रोटीन की वजह से, P16 की वजह से, ठीक है, साइक्लिन्स की वजह से, HER2 की वजह से कुछ जीन्स होती हैं जिनके अंदर चेंजेस आती हैं और साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो रही होती है कॉन्स्टेंटली, जिसकी वजह से बैरेट एसोफेगस जो है वो एडिनोकार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आप खुद सोचें कि किसी को कैंसर हुआ हुआ है लोअर एसोफेगस का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। उसके अंदर वही वाली सारी चेंजेस आएंगी जो हमने पहले पढ़ी थी कि उसको चेस्ट पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, और उसे कुछ खाया नहीं जाएगा, डिस्फेजिया होगा, और ऑब्वियसली उसे जब कुछ खाया नहीं जाएगा तो वो कुछ खाएगा नहीं, डिस्फेजिया होगा, ठीक है। और जब वो कुछ खाएगा नहीं तो उसको क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, ठीक है, वीकनेस हो जाएगी, उसका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा उसको जो है वो वही वाले साइंस आएंगे, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया, कफ हो गई, ठीक है, जब लैरिंक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा और इस तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ये सब इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देखनी होती है। तो लोकेशन इसका वही है कि लोअर एसोफेगस में, ठीक है। जो 3 हिस्से होते हैं ना एसोफेगस के, फर्स्ट पोर्शन होता है, सेकंड पोर्शन होता है, थर्ड होता है। तो डिस्टल थर्ड ऑफ एसोफेगस जो है ना वहाँ पे ये होता है लोकेशन। उसके बाद अगर ग्रॉस हम देखें
तो हम डिपेंड करता है कि इसकी स्टेज क्या है, ठीक है। स्टेजेस इसकी जो है ना हमारे पास होती हैं, स्टेज 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ठीक है। स्टेजेस हमारे पास डिपेंड करती हैं कि हमने इनको ऐसे क्लासीफाई किया होता है, जितना ट्यूमर डीप होगा, जितना स्प्रेड किया होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेज होगी, ठीक है। अगर वो सिर्फ सुपरफिशली है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा पे है, तो वो स्टेज 1 होगी। अगर वो हमारे पास मसल्स तक पहुँच गया हुआ है, मस्कुलरिस लेयर पर पहुँच गया हुआ है, तो उसकी स्टेज 2 होगी। अगर वो एडवेंटिशिया तक पहुँच गया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास उसने कुछ लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लिया हुआ है, तो ये हमारे पास स्टेज 3 होगी ट्यूमर की, ठीक है। और अगर वो वहाँ से स्प्रेड होकर डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है, सर्कुलेशन में एंटर हो गया हुआ है और पूरी बॉडी पे स्प्रेड करने शुरू हो गया हुआ है, तो उसको हम स्टेज 4 कहते हैं। तो इन स्टेजेस को देखते हुए हम इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ग्रॉसली हम क्या देखेंगे, अगर तो सिंपली उसने थोड़ी सी अगर उसकी स्टेज होगी, ठीक है, तो हमें वो हमारे पास म्यूकोजा बिल्कुल इंटैक्ट होगा, मतलब उसने सुपरफिशियल लेयर्स को इन्वॉल्व किया होगा, हमें सुपरफिशियल लेयर्स ही इन्वॉल्व हुई नज़र आएंगी, ठीक है। और हमें वहाँ पे जो है ना फ्लैट और रेज्ड पैचेस नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वो ट्यूमर जो है लेटर स्टेज पे है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे लार्ज मैसेज बना लिए होंगे, ट्यूमर ने लार्ज एक्सोफाइटिक मैसेज बन गए होंगे और वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट भी कर चुका होगा, ठीक है, अल्सरेशन भी कर लिया होगा उसने, इन्वेड भी कर लिया होगा, डिपेंड्स अपॉन द स्टेज, ठीक है। उस लिहाज से हम उसको ग्रॉस देखते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो हमें जो है ना क्या नज़र आता है, ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा कि ये एडिनोकार्सिनोमा है, तो इसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे, तो हमें यहाँ पे ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ग्लैंड्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। तो ग्लैंड्स भी हमारे पास ज़्यादा हो गए होंगे और ग्लैंड्स जो म्यूसिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ज़्यादा ग्लैंड्स नज़र आएंगे और ज़्यादा म्यूसिन नज़र आएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर 15.11 में दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर इसकी माइक्रोस्कोपिक वर्जन में तो ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं, ठीक है, और वह म्यूसिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका मेजर कॉज जो है वो बैरेट एसोफेगस या एसोफेजाइटिस नहीं होता, ठीक है, और ये 50 ईयर्स से ज़्यादा लोगों में होता है और यूएस में इतना कॉमन नहीं है। फर्दर इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि अल्कोहल, टोबैको की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, ठीक है, या हमारे पास कोई भी इंजरी है एसोफेगस की या एक्लेजिया कार्डिया की वजह से, तो इन कॉजेज़ की वजह से हमारे पास मोस्टली जो है ना ये डेवलप होता है। और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा हॉट बेवरेजेस यूज़ करें, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम आती है। या इन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी अगर हुई हो, ठीक है, पेशेंट की, तो मेडिस्टेनियम में, तो उसकी वजह से भी ये डेवलप होता है। तो पैथोजेनेसिस में भी इसका यही है कि अल्कोहल की वजह से, ठीक है, अल्कोहल यूज़ की वजह से, टोबैको यूज़ की वजह से, पॉवर्टी, एसोफेजियल इंजरी, मतलब सारे जितने भी हमने कॉजेज़ देखे हैं ना, इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये डेवलप हो जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस में इनका रोल होता है। यहाँ भी इन्होंने इनकी पैथोजेनेसिस में कुछ एडिशनल चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, मतलब कुछ लोग कुछ जगह होती है ना जहाँ पे अल्कोहल या टोबैको इतना यूज़ नहीं होता, तो फिर वहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इतना कॉमन क्यों हो जाता है। तो ऑब्वियसली बाकी जो हमने कॉजेज देखे हैं, इसके अलावा वहाँ पे अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या वो हमारे पास पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या नाइट्रोजमाइंस के उनको एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, या इसके अलावा फंगस कंटेनिंग फूड्स वो ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे फूड जिनके अंदर पहले से कोई फंगस है, खराब फूड्स खा रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास उनको जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये जो है ना उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस हो सकता है। उसके बाद इन्होंने इसकी मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है कि क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन इसकी मैंने आपको बताया था कि मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस में होता है। यहाँ पे आप 15.12 फिगर में देखें ना, तो यहाँ पे इन्होंने मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस दिखाया हुआ है। ऊपर से भी एसोफेगस बिल्कुल ठीक है, नीचे से भी ठीक है, लेकिन मिडल थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास ये कार्सिनोमा डेवलप हुआ हुआ है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, मतलब नैरोइंग ऑफ एसोफेगस हो गई हुई है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में जो है ना क्या है, सबसे पहले लोकेशन, ठीक है, वो हमने पढ़ ली कि मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस में होता है, मोस्टली वहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, उसकी जो है वो इन्वेजन वगैरह पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है। उसके लिहाज से हमको ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक व्यू आएगा, ठीक है। जितना वो ज़्यादा मेलिग्नेंट होगा उतने ज़्यादा मेलिग्नेंट फीचर्स आएंगे। अदरवाइज़ अगर वो थोड़ा सा है तो वहाँ पर हमारे पास स्मॉल ग्रे वाइट प्लेक लाइक थिकनिंग्स होगी, लाइक थोड़ी सी हमारे पास ग्रेश वाइट जो है ना थिकनिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा वो कैंसर जो है पोलीपॉइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि ल्यूमेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, खाने में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, फिर खाया नहीं जाएगा बंदे से, और उसी तरह डिस्फेजिया वगैरह प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और अगर वो हमारे पास स्टेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो इन्फिल्ट्रेटिव लेजन्स बनाएगा, ठीक है। वैसे वो क्या बना रहा था कि छोटी छोटी ग्रेश वाइट थिकनिंग्स बना रहा था,
फिर अगर वो पॉलीपॉइड हो गया तो वहाँ पे उसने एसोफेगस की जो नैरोइंग कर दी और उस वजह से वो बिल्कुल ही बंद हो गया एसोफेगस, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा स्टेज वाला है तो डिफ्यूज़ जो है ना इनफिल्ट्रेटिव लेजन्स बन जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं कि अगर कैंसर जो है वो इन्वेड करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, ऑब्वियसली एसोफेगस है, उसके इर्द गिर्द क्या है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, ठीक है। तो उनको अगर ये इन्वेड कर लेता है तो वहाँ पे निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है। और फर्दर वो हमारे पास एओर्टा को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वहाँ पे सेप्सिस हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि स्टेजिंग हो सकती है, मॉडरेटली टू वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगर उसने लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया हुआ है तो हमारे पास अगर अपर थर्ड का कैंसर है तो हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, अगर मिडिल थर्ड का है तो मेडिस्टाइनल, पैराट्रेकियल और ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। मतलब जो उसके इर्द गिर्द वाले नोड्स होंगे इनको इन्वॉल्व करेगा। और लोअर थर्ड का है तो अगर वहाँ से हमारे पास स्प्रेड करके वो गैस्ट्रिक और सीलियक नोड्स, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द उसकी लोकेशन, वो हमारे पास जो है ना लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद हमने बताया हुआ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा कि क्या होता है कि जब कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्स इतने ज़्यादा ग्रो हो गए हुए हैं, ठीक है। और उसने ल्यूमेन बिल्कुल ही बंद कर दिया है एसोफेगस का, तो बंदे से खाना तो वो फंस जाएगा ना, वो तो अंदर ही जाएगा, तो उसकी जैसे डिस्फेजिया होगा उसको, ठीक है। वो जब भी खाना खाने की कोशिश करेगा तो उसको पेन होगी, पेन ऑन स्वेलोइंग, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और वही कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होने की वजह से वेट लॉस हो जाएगा, वीक हो जाएगा वो। आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर हम जल्दी इसको डायग्नोस कर लें एसोफेजियल एंडोस्कोपी या बायोप्सी के थ्रू तो हम इसको कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को अवॉइड कर सकते हैं। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि कौन से मतलब इसमें मेजर जो चीज़ें यही हैं कि हमारे पास जो है मिड एसोफेगस में मोस्ट कॉमन में होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, अल्कोहल होता है, टोबैको, पॉवर्टी, ठीक है, क्लेजिया कार्डिया होता है, वेरी हॉट बेवरेजेस, ठीक है, रेडिएशंस, ठीक है, HPV इन्फेक्शन, फंगस कंटेनिंग फूड्स कोई खा रहा है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या एक्सपोजर टू द पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोसामाइंस, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े कि जिसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो ऑलमोस्ट सेम है विद एडेनोकार्सिनोमा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी मॉर्फोलॉजी में हमें कैसे हम ग्रॉस अगर देखते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन इट स्टेज, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी हमारे पास अपीयर होगी, ठीक है।